हे एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिवानी और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 5। फिफ्थ फंडामेंटल राइट जो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, जो इसमें आर्टिकल्स कवर होते हैं वो हैं आपके आर्टिकल नंबर 29 से लेके 30 तक। सो शुरू करते हैं। आर्टिकल 29 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो माइनॉरिटीज़ हैं आपको पता होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ को छोड़ के जितने भी हमारे इंडिया में कम्युनिटीज़ हैं वो सारे माइनॉरिटीज़ में कवर होते हैं। तो ये बात करता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया having a distinct language, script and culture have the right to conserve the same। मतलब कि कोई भी सेक्शन, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी सेक्शन जो कि भारत के किसी भी पार्ट में रहता हो, उसका अगर एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उसकी एक डिस्टिंक्ट भाषा है, स्क्रिप्ट है और एक डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब एक डिफरेंट कल्चर है, तो उसके पास राइट है कि वो उसको कंजर्व करे। ओके, तो और ये जो आपका राइट इसमें मिला है आर्टिकल 29 में, तो ये जो आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इनको भी प्रोटेक्ट करता है और आपका जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब कि जिनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, तो उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मैंने आपको बता दी, हिंदू के अलावा जितने भी आपकी कम्युनिटीज़ हैं वो सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में आपको बता दूं, जैसे आपकी लैंग्वेज है, अगर आपकी कोई जैसे आपकी बोडो है, ये असम की लैंग्वेज है, तो अब ये एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 29। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो हमारा आर्टिकल 29 है उसमें बात की गई है सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स मतलब इसमें दोनों कवर होते हैं, माइनॉरिटीज़ भी और आपके मेजॉरिटीज़ भी। अगर आपके कोई आपका जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में किसी की अगर आपको कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, किसी का कल्चर डिस्टिंक्ट है, तो उनके पास भी राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास भी इस चीज़ का राइट है। ठीक है, और इसमें बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज है, इसमें अगर इसमें इंक्लूड क्या होता है आपका राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। ओके, और जैसे आपकी जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, जो प्रोमिसेस होते हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस करते हैं कि हम आपके कल्चर को बचाएंगे, किसी भी सेक्शन के लोगों के कल्चर में वो वादे करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ सिटीजन्स। ठीक है, तो इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं होती है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 29। अब हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में, ठीक है, जो राइट दिए गए हैं वो हैं आपके एजुकेशनल, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके राइट्स की बात की गई है। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। और जो आपके आर्टिकल 29 में मेंशन थे वो क्या थे, आपके माइनॉरिटीज़ के इंडिविजुअल के राइट की बात की गई थी। मतलब कि अब हम बात करते हैं फर्स्ट राइट जो इसमें मेंशन किया गया है वो है आपका राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपनी चॉइस का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड है आपका जो कंपनसेशन अमाउंट है जो आपका स्टेट फिक्स करता है। जैसे कोई माइनॉरिटी है और उसका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आपका स्टेट एक्वायर करता तो वो उसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, तो ये इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट नहीं कर सकता इस राइट को, जो कि उनको आर्टिकल 30 में मिला है। और ये ऐड किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें जो आपको पता है हमारा जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 उसको डिलीट कर दिया गया था और जो आपका राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी था उसको लीगल राइट बना दिया गया
गया था। ठीक है, तो अब थर्ड की बात करते हैं हम। इन ग्रांटिंग एड the state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया है मिनॉरिटी के द्वारा, तो क्या होता है, स्टेट जब उसको फंड करेगा तो वो उस चीज़ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो आपका स्टेट है वो पर्टिकुलर रिलीजन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी दो, जैसे रिलीजन के अलग अलग आपके माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन है उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि किसी को ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड कर दिए किसी को नहीं। ओके, तो जो है आपका प्रोटेक्शन, जो आपका आर्टिकल 30 है जिसमें जो आपको राइट्स दिए गए हैं, प्रोटेक्शन दी गई है, वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, जिसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों कवर होती हैं। ओके, और इसमें जो है आपका जो आर्टिकल 30 है, और इट डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। जो मैंने आपको बात की थी, आपका जो आर्टिकल 29 था उसमें बात की गई थी एनी सेक्शन ऑफ दी सिटीजन, मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों। और जो आर्टिकल 30 है वो बात करता है आपका सिर्फ आपका माइनॉरिटीज़ के बारे में, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, बट वो एनी सेक्शन जो मेजॉरिटी की बात इसमें नहीं कर सकता। कोई भी मेजॉरिटी जो है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या आपका रिलीजियस मेजॉरिटी हो, तो वो मेजॉरिटी जो होगी वो अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकती है। ओके, तो हम बात करते हैं। और हाँ, इसमें जो आर्टिकल 30 है इसमें एक और राइट की बात की गई है, जिसमें है कि जो आपके मिनॉरिटीज़ के चिल्ड्रन हैं उनके पास राइट है कि वो अपनी ही जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो उसी में ही आपको मतलब एजुकेशन उनको दी जाएगी, वो उनका एक राइट है। तो हम आगे अगर बात करें, जो आर्टिकल 30 है उसमें 3 टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें है फर्स्ट जो है आपका, उसमें है कि जो इंस्टीट्यूशन है जिनको रिकग्निशन जो है वो मिला है आपका स्टेट से, और एड भी आपको उनको स्टेट से दी जाती है। मतलब कि जो रिकग्निशन मतलब कि एक तरह से रजिस्टर्ड है, वो स्टेट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, रिकग्नाइज्ड होते हैं स्टेट के द्वारा, और उनको जो फंडिंग होती है वो भी स्टेट ही करता है। तो जो सेकंड है वो है आपका ओनली रिकग्निशन। जो रिकग्निशन है वो स्टेट देगा सिर्फ, बट जो एड है, जो फंडिंग है, वो स्टेट नहीं करता है, वो आपका सेकंड है। और थर्ड है जिसमें टोटली इंडिपेंडेंट रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि कोई उनको एड और रिकग्निशन आपको स्टेट नहीं करता है। जो आपके फर्स्ट 2 हैं, ये जो है उसमें जो होता है, उसमें जो स्टेट है, आपको पता है कि स्टेट ही फंड कर रही है, स्टेट रिकग्निशन कर रही है, तो उसमें जो क्या है, पावर स्टेट के पास होती है किन किन सब्जेक्ट्स को लेके। जैसे आपको स्कूल का सिलेबस क्या होगा वो आपको स्टेट बताएगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होंगे वो, डिसिप्लिन, सैनिटेशन कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट भी आपका जो टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स कैसे एम्प्लॉय होंगे, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेट ही डिसाइड करता है। और जो आपका थर्ड है, इसमें क्या है, इसमें उनका अपना जो है वो फ्री है, चाहे वो जैसे मर्जी अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट उनको जो जनरल लॉज हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जैसे सिलेबस, एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें हैं सिर्फ जो स्टेट ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, बट जो आपके जनरल लॉज हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम, ये जो राइट्स आपको आर्टिकल 30 में मिले हैं, ये जो हैं ये क्यों मिले हैं, ये इसलिए दिए गए हैं, प्रोटेक्शन इसलिए माइनॉरिटीज़ को दी गई है ताकि उनको इक्वालिटी हो सके, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले मेजॉरिटी के साथ। और हाँ, और जो आपका आर्टिकल 30 है इसमें जो आपको राइट दिया गया है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कि इसमें जो है स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अगर वो इंस्टीट्यूशन कोई आपका जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड हैं, उनको मेंटेन करने के स्टैंडर्ड अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं,
तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन है तो भी चेकिंग हो सकती है। और जो आपका वहाँ पे स्टडी होता है वो भी एफिशिएंट और साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट वहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है और उनको डिसरिस्पेक्ट करना सिखाया। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। तो हम जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 में कवर होता है। आपको पता है अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हमारे पास राइट है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें हाई कोर्ट में अपील करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक भी करें, रिकमेंड करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे थोड़ा मैं और ज़्यादा इंस्पायर हो सकूं और अच्छी वीडियोस ला सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ कमी लगती है या कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हो या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।